हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ये इसमें से कम इस टॉपिक में से 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं और किसी न किसी एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज अपन सारे क्वेश्चन के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि व्हाट इज द ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि ब्लड क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड है, प्लाज्मा है, क्या है, तो द राइट आंसर इज कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी के अंदर ब्लड का जो रोल होता है वो कनेक्शन का काम होता है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। एंड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्लियर है? अगर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डेफिनेशन की बात करें, तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड या इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्लोटिंग फैक्टर। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्या आते हैं ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर है? अगर इसके और अगर अपन डिटेल में बात करें डेफिनेशन की, तो इट इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है? जब बॉडी के अंदर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस हो जाता है, यानी कि पेशेंट जब लाइफ सेविंग वाली कंडीशन के अंदर होता है। मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो गया है और एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हेमरेज के दौरान क्या हो गया है, ब्लड का लॉस हो गया है। तो उस दौरान के अंदर अपन को क्या करना पड़ता है? ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स इसके अंदर अपन ब्लड या इसके कंपोनेंट्स को अपन क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे कि हेमरेज हो गया, एनीमिया हो गया, ट्रॉमा हो गया। तो ये सारी कंडीशन जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? एक लाइफ सेविंग कंडीशन होती है जिसके अंदर अपन ब्लड का क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ये थी अपनी डेफिनेशन क्लियर है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट। क्लियर है? ब्लड प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा? कंपोनेंट्स के अंदर क्या आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्लोटिंग फैक्टर। क्लियर है? इट इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर जिसके अंदर क्या किया जाता है? पेशेंट की लाइफ को सेव किया जाता है और इसके अंदर ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? रिप्लेसमेंट किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसके अंदर अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर अपन नंबर 1 पे रखे तो सबसे पहले आता है हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड। बॉडी से
ब्लड का लॉस होना हेमरेज कहलाता है। वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर ब्लड बॉडी के बाहर से निकल रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हेमरेज। और बॉडी के अगर इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया और इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे इंटरनल हेमरेज। नंबर 2 ट्रॉमा। ठीक है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके अंदर पेशेंट को क्या हो गया, सीवियर इंजरी हो गई है और उसके अंदर अगर पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रॉमा। नंबर 3 एनीमिया। नंबर 3 एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, ठीक है, आरबीसी की कमी हो जाना। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, उसके अंदर एनीमिया वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्लड को रिप्लेस करना पड़ेगा, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन इंडिकेशन की बात करें तो अपन उसको बोलते हैं अपन सर्जरी। मान लीजिए किसी पेशेंट की एक मेजर सर्जरी होने वाली है और उस सर्जरी के दौरान पेशेंट के क्या होने वाला है, ब्लड लॉस होने वाला है, तो आफ्टर द सर्जरी या ड्यूरिंग द सर्जरी को अपन क्या करना पड़ सकता है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में भी अपन पेशेंट को क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट है अपना ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लड लॉस होता है, ऑटोमेटिकली बॉडी की आरबीसी क्या करती है, टूटती जाती है, हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, जैसे थैलेसेमिया हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में भी अपन को क्या करना पड़ता है, पेशेंट को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का और क्या बोलते हैं अपन, ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कैंसर। अगर पेशेंट को ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो ये सारे थे इंडिकेशन, हेमरेज, ट्रॉमा, एनीमिया, सर्जरी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ल्यूकेमिया। तो इन सारी की सारी कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि टाइप ऑफ डोनर। टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन, कि ब्लड डोनेशन कितने टाइप का हो सकता है। तो नंबर 1 है ऑटोलॉगस। नंबर 2 ब्लड साल्वेज। नंबर 3 डेजिग्नेटेड डोनर। तो नंबर 3 कौन सा है अपना, डेजिग्नेटेड डोनर। तो 3 टाइप के ब्लड डोनेशन हो सकते हैं, ऑटोलॉगस, नंबर 2 ब्लड साल्वेज और नंबर 3 है क्या है, डेजिग्नेटेड डोनर। क्लियर है? 1 बाय 1 अपन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोलॉगस डोनर, तो व्हाट इज द ऑटोलॉगस डोनर। अगर ऑटोलॉगस डोनर की बात करें तो ऑटोलॉगस का मतलब होता है सेल। क्या होता है, सेल। ऑटो का मतलब होता है सेल, यानी कि इस प्रकार के डोनर क्या करते हैं, अपना ब्लड खुद ही डोनेट करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो वो क्या करेगा, बिफोर सर्जरी विद इन 5 वीक, यानी वो 5 सप्ताह से पहले क्या करेगा, अपना ब्लड खुद पहले से क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा, ताकि वो वापस ड्यूरिंग द सर्जरी, उस सर्जरी के अंदर वो ब्लड वापस क्या आ जाए, काम आ जाए। क्लियर? ऑटोलॉगस डोनर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड डोनेट बाय सेल,
मतलब इस प्रकार के डोनर अपना ब्लड खुद डोनेट करते हैं बिफोर द शेड्यूल प्रोसीजर। यदि कोई भी बिफोर शेड्यूल प्रोसीजर, यदि उसका कोई प्रोसीजर होने वाला है, कोई सर्जरी होने वाली है, तो वो अपने सर्जरी के लिए खुद उस प्लान या शेड्यूल से पहले ब्लड को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, ताकि उस प्रोसीजर के दौरान या उस सर्जरी के दौरान उसी ब्लड को वापस उसके अंदर क्या किया जाए, ट्रांसफ्यूजन किया जाए। इस तरह के ब्लड डोनेशन को अपन बोलते हैं ऑटोलोगस डोनर। क्लियर है? इस डोनेशन का क्या बेनिफिट हो सकता है कि एक तो मिनिमम चांस हो सकते हैं किसके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसके मिनिमम चांस हो सकते हैं। खुद का ब्लड है तो मिनिमम चांस हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। क्लियर है? इसके अलावा अपन को क्या इसके अंदर इसके और क्या बेनिफिट है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या है, इसको अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम है, मलेरिया है, इसको किसी टाइप का ल्यूकेमिया है, इसके ब्लड में किसी न किसी टाइप का अगर डिसऑर्डर अगर मौजूद है, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या है, बेनिफिट नहीं है। क्लियर है? बेनिफिट का एक ही बेनिफिट है कि इसके मिनिमम रिस्क हो सकते हैं, मिनिमम ट्रांसफ्यूजन रिस्क हो सकते हैं रिएक्शन के। लेकिन अगर इस पेशेंट को अगर किसी टाइप का क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या किसी भी टाइप का इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी ये इस टाइप के डोनर को अपन इस टाइप का ब्लड डोनेशन अपन नहीं करवा सकते हैं। तो और तीसरा पॉइंट, इसको बिफोर द विद इन 5 वीक इसको अपन क्या करना है, पहले से इसको डोनेट करना है, और शेड्यूल जो टाइम होता है उसके 3 दिन बाद 3 डे तक ही इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में इसको अपन क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ऑटोलोगस डोनर समझ में आ गया? ऑटोलोगस डोनर का मतलब होता है कि ब्लड डोनेट बाय सेल। इसके अंदर क्या करता है, पर्सन अपने खुद के ब्लड को पहले डोनेट करता है किसी भी प्रोसीजर, किसी भी सर्जरी से पहले, ताकि उस सर्जरी या प्रोसीजर के दौरान उसी ब्लड को, अपने खुद के ब्लड को क्या किया जाए, वापस ट्रांसफ्यूज किया जाए। क्लियर है? इसके अंदर आपको मिनिमम रिस्क देखने को मिलेंगे किसके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। लेकिन अगर उस पर्सन को किसी भी टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार का अपन डोनेशन यूज में नहीं लेते हैं। इस प्रकार के डोनेशन के अंदर पेशेंट को विद इन 5 वीक बिफोर द शेड्यूल प्रोसीजर आपको उसको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, और शेड्यूल के 3 दिन बाद तक ही उसको यूज में ले सकते हो, या उसके बाद में उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था आपका ऑटोलोगस। सेकंड टाइप है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेकंड टाइप है ब्लड साल्वेज का मतलब होता है, ये भी एक टाइप से, अगर इसको बोले तो ये भी एक टाइप से ऑटोलोगस ही है। ऑटो का मतलब होता है सेल। तो इस ब्लड साल्वेज डोनर के अंदर भी क्या होगा, खुद का ही ब्लड को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। ब्लड साल्वेज का मतलब होता है, माना किसी पेशेंट को क्या हो रही है, सर्जरी हो रही है, उसको क्या हो रही है, सर्जरी हो रही है, या कोई प्रोसीजर हो रहा है, और उस प्रोसीजर के दौरान ब्लड लॉस हो रहा है, क्लियर है? मान लीजिए किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है, और उस एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान उसकी बॉडी में क्या होने वाला है, ब्लड लॉस होने वाला है। तो इस प्रकार के डोनेशन के अंदर क्या करते हैं, उसी ब्लड को क्या करते हैं, सक्शन किया जाता है, उसी ब्लड को क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है, और सक्शन करने के बाद में उसी ब्लड को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसी ब्लड को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और उसके बाद में वापस क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्लियर है? ब्लड साल्वेज का मतलब क्या होता है कि ब्लड साल्वेज इज ए टाइप ऑफ ऑटोलोगस डोनर। इसके अंदर पेशेंट के खुद का ब्लड को ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द सर्जरी, जो भी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हुआ है, उसी ब्लड को सक्शन किया जाता है, उसी कलेक्ट किया जाता है, और उसी को वापस क्लीन किया जाता है, ताकि जो उसके अंदर टिश्यूज हो, कैविटी के अंदर टिश्यूज वगैरह हो, वो उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और उस क्लीन करने के बाद में उसी ब्लड को अपन क्या करते हैं, वापस ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसी पेशेंट के अंदर। तो इस टाइप के डोनेशन को बोलते हैं ब्लड साल्वेज। क्लियर है? तो ये था अपना ब्लड साल्वेज।
ब्लड साल्वेज इज ए टाइप ऑफ ऑटोलॉगस डोनर, क्लियर है, टाइप ऑफ ऑटोलॉगस, और इन विच प्रोसीजर द ब्लड आर सक्शनिंग एंड द क्लीनिंग एंड देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ द पेशेंट, क्लियर है। अपना तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं अपन डेजिग्नेटेड डोनर, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं डेजिग्नेटेड डोनर। डेजिग्नेटेड डोनर, डेजिग्नेटेड डोनर, डेजिग्नेटेड डोनर का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो डोनर होता है, डोनर है, उसका सिलेक्शन बाय सेल्फ, मतलब अगर कोई पेशेंट है उसको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो वो जो उसका डोनर होगा वो खुद सिलेक्ट करके लेके आएगा, मतलब पेशेंट खुद अपने डोनर को लेके आएगा कि मेरे को इसके ब्लड, इसी का ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाए, इसी के ब्लड को मेरे अंदर चढ़ाया जाए। तो इस टाइप के डोनर को अपन बोल देंगे डेजिग्नेटेड डोनर, क्लियर है। डेजिग्नेटेड डोनर का मतलब होता है डोनर सिलेक्टेड बाय द पेशेंट या डोनर सिलेक्टेड बाय द पर्सन, तो उसी को अपन बोलते हैं डेजिग्नेटेड डोनर। लेकिन इसके अंदर आपको मिनिमम इन्फेक्शन, मिनिमम रिएक्शन के कोई चांस नहीं है कि अगर वो खुद लेके आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, मतलब क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करेंगे कि इसी के ब्लड को अपन सारे के सारे इसी ब्लड के क्या करवाने पड़ेंगे आपको, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन, ठीक, क्लियर है, और इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन यानी आपको ब्लड को, ब्लड ग्रुप चेक करवाना है उसका, इसके अलावा किसी भी टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इसके अलावा किसी भी टाइप का ब्लड के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, सारे के सारे अपन को क्या करवाएंगे, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे किस टाइप के ब्लड डोनेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स को अपन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पहला होल ब्लड, होल ब्लड, कंप्लीट ब्लड, एक पर्सन से कंप्लीट ब्लड को क्या करते हैं अपन, डोनर से लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपन, ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्लियर है। होल ब्लड, होल ब्लड के अंदर क्या क्या आएगा, आरबीसी भी आएगी, प्लाज्मा भी आएगा, डब्ल्यूबीसी भी आएगी, प्लेटलेट्स भी आएगी, क्लोटिंग फैक्टर भी आएंगे, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन को किसके अंदर मिलेगी, होल ब्लड के अंदर, होल ब्लड के अंदर। और अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करें कि वॉल्यूम कितना होता है, तो अगर आपको पूछे कि अगर 1 यूनिट ब्लड के 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसके अंदर कितने ml ब्लड होता है, तो द राइट आंसर इज 350 ml, 350 ml। 1 यूनिट कंटेन 350 ml ऑफ ब्लड। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन 350 ml ब्लड। इसके अंदर 300 ml तो ब्लड होता है प्लस 50 ml एंटीकोगुलेंट होते हैं, 50 ml एंटीकोगुलेंट जिसके अंदर सिट्रेट वगैरह सारे के सारे मिले हुए होते हैं, 50 ml, क्लियर है। तो वॉल्यूम कितना होता है 1 यूनिट ब्लड के अंदर, 350 ml, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अब इस ब्लड को स्टोरेज करना है, अगर इसको ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करना है तो इसको अपन स्टोरेज ऑफ ब्लड, तो इसको अपन कितना करेंगे, स्टोरेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 35 डेज, 35 डेज, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन कि ब्लड बैंक के अंदर होल ब्लड को कितने दिन तक स्टोर किया जाता है, द राइट आंसर इज द 35 डे, क्लियर है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या कि स्टोरेज करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है
4 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में टेम्परेचर के अंदर ब्लड को किया जाता है, ब्लड बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। अगर किसी पर्सन के अंदर आप होल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उसको आप विद इन 2 to 4 आवर आपको क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक पर्सन के अंदर 2 to 4 आवर्स, ये है ड्यूरेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि एक पर्सन के अंदर अपन को होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ब्लड बैंक से आने के बाद में ब्लड जो आपको ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 to 4 आवर। आपको 4 आवर से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना है। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट नहीं करोगे तो सेप्टिसीमिया के चांसेस हो जाते हैं। सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको 2 to 4 आवर्स के अंदर इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्लियर है? यदि आपको 4 आवर्स तक या 4 आवर्स के अंदर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट नहीं होता है देन डिस्कार्ड द ब्लड। अगर आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिस्कार्ड द ब्लड, यानी कि आपको 4 आवर्स के अंदर होल ब्लड के बाद में सेकंड पॉइंट है अपना आरबीसी। सेकंड पॉइंट है आरबीसी। किसी पेशेंट को ओनली और ओनली आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो उसके अंदर अपन को ओनली क्या देते हैं? अपन आरसीबी देते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो आरसीबी होती है उसका जो 1 यूनिट का पैकेट होता है, 1 यूनिट के अंदर जो आरसीबी होती है वो होती है 250 ml। 1 unit of RCB contain 250 ml of RCB। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो स्टोरेज टाइम है, इसका जो स्टोरेज किया जाता है वो किया जाता है 42 डे तक। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरसीबी को ब्लड बैंक के अंदर कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है। द राइट आंसर इज 42 डे। होल ब्लड को कितने दिन तक? तो होल ब्लड इज आंसर इज द 35 डे। क्लियर है? नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो वही सेम टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन टाइम या ट्रांसफ्यूजन ड्यूरेशन। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी होता है 2 to 4 आवर्स। 2 to 4 आवर्स। अगर किसी पेशेंट को आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो आपको उसको 2 to 4 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर आपने 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूज किए, क्लियर है, तो उसके अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होगा। 1 ग्राम परसेंट। 1 यूनिट से 1% के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का लेवल क्या बढ़ जाएगा। अगर हेमेटोक्रिट की बात करें, हेमेटोक्रिट, तो वो होता है 2 to 3% इंक्रीज। क्लियर है कि 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। और अगर हेमेटोक्रिट की बात करें तो 2 to 3% हेमेटोक्रिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया या 1 यूनिट
आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की गई है, तो बताओ कितना हीमोग्लोबिन उसके अंदर इंक्रीज होगा या कितना हेमेटोक्रिट उसके अंदर इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर, अगर हीमोग्लोबिन की बात है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, और यदि हेमेटोक्रिट की बात है तो 2 to 3% ब्लड कंपोनेंट का नेक्स्ट हेमेटोक्रिट क्या होगा, थर्ड नंबर क्लियर है, वो है नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आपको डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, और ये अगर डब्ल्यूबीसी है, ये सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा लो होती है, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर 1 यूनिट डब्ल्यूबीसी है 400 ml, 1 यूनिट के अंदर डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, 400 ml, क्लियर। नेक्स्ट है इसका जो ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो है विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर्स। उसको आपको 1 घंटे के अंदर उसका ट्रांसफ्यूजन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर इसका अपन बात करें टेम्परेचर स्टोरेज की बात करें तो मोस्टली डब्ल्यूबीसी को स्टोरेज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पान बहुत ही कम हो जाती है, किसी की 1 दिन होती है, किसी की 2 दिन होती है, किसी की 3 दिन होती है, इसीलिए अपन डब्ल्यूबीसी को मोस्टली स्टोर नहीं करते हैं। इसको जैसे ही डोनर से लिया उसको इमीडिएट क्या कर देते हैं, अपन ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, क्लियर है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो विद इन 1 आवर होगा, 1 यूनिट के अंदर 400 ml होगा, और ये मोस्टली उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज की जाती है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट हो गया, एचआईवी एड्स वाला पेशेंट हो गया, उन पेशेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना ब्लड कंपोनेंट है नंबर 4, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जिसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स काउंट, डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स काउंट। यदि किसी पेशेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर, बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो गया है, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्लियर है। या कौन सी कंडीशन हो सकती है, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन, प्लेटलेट डिसफंक्शन, क्लियर। अगर प्लेटलेट्स प्रॉपर काम नहीं कर रही है, वैसे प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो क्या करती है, एक जगह एक्यूमुलेट होती है और ब्लीडिंग होने से रोकती है, ब्लड को क्लॉट करती है, क्लियर है। तो अगर प्लेटलेट्स डिसफंक्शन हो गई है या बॉडी में किसी भी कारण की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, बोन मैरो का प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, डिजीज कंडीशन है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर यदि प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्लियर है। तो उस कंडीशन में अपन क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे, प्लेटलेट्स, क्लियर है। तो प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो 1 यूनिट के अंदर आती है 50 ml, 1 यूनिट के अंदर आता है 50 ml प्लेटलेट्स। तो मोस्टली अपन 5 to 6 यूनिट एक पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसका मतलब 250 to 300 ml अपन एक पर्सन को क्या करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। 1 यूनिट के अंदर 50 ml प्लेटलेट्स आती है, और मोस्टली एक पर्सन के अंदर जिसके अंदर प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होता है उसके अंदर 5 to 6 यूनिट अपन क्या करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो उसके अंदर अपन कितनी ml प्लेटलेट्स देते हैं, 250 to 300, क्लियर है। इसका जो स्टोरेज होता है वो होता है, स्टोरेज होता है 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज, क्लियर है। क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो भी 9
10 डे होती है, तो इसको अपन 5 से 7 दिन से ज्यादा अपन स्टोरेज नहीं करना है। इसके बाद में ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको जो किस टेम्परेचर पे इसको स्टोरेज किया जाता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको अपन क्या करेंगे, स्टोर किया जाता है। कितने दिनों के लिए, 5 to 7 डेज के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ड्यूरेशन होता है, नेक्स्ट है जो अपना प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 to 30 मिनट। 15 से 30 मिनट के अंदर आपको ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये था अपना प्लेटलेट्स किस कंडीशन के अंदर ट्रांसफ्यूजन करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट डिसफंक्शन। 1 यूनिट के अंदर कितना आता है, 50 ml प्लेटलेट्स आती है। लेकिन एक पर्सन है जिसके अंदर अगर प्लेटलेट की काउंट कम है, उसके अंदर 5 to 6 यूनिट अपन क्या करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, यानी कि उसको अपन 250 to 300 ml प्लेटलेट का क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अगर इसको अपन स्टोरेज करना है तो 5 to 7 डे तक स्टोर करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान होती है वो भी 9 to 10 डे ही होती है। इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, मिनिमम डे के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसफर आफ्टर द डोनेशन। यदि आप पेशेंट को डोनर से अपन ने प्लेटलेट लेके आए तो जितना जल्दी हो सके अपन उसको क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है फॉर द इफेक्टिव गुड इफेक्टिव। अपन को यदि उसके अंदर गुड इफेक्ट देखना है प्लेटलेट के अंदर, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल क्या करना है, इसको ट्रांसफ्यूजन करना है। क्लियर है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 15 to 30। नेक्स्ट कंपोनेंट है FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। यदि किसी पेशेंट के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो गई है, किसकी, क्लोटिंग फैक्टर की, FFP किस कंडीशन में ट्रांसफ्यूज करते हैं, यदि किसी पेशेंट के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, या उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्लाज्मा प्रोटीन। FFP के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होता है, मोस्टली अपने बॉडी के अंदर होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, बॉडी के ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यदि बॉडी के अंदर यदि किसी कारण की वजह से यदि बॉडी से प्रोटीन लॉस हो गया है, एल्बुमिन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन को क्या करना है, FFP का ट्रांसफ्यूजन करना है। यदि किसी पेशेंट के अंदर उसको क्लोटिंग फैक्टर की कमी है, या कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लोटिंग फैक्टर की डिफेक्ट की वजह से होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या करेंगे, पेशेंट को FFP या ओनली और ओनली क्लोटिंग फैक्टर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1 यूनिट FFP के अंदर आता है 200 से 250 ml FFP। अगर अपन इसके स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज की, तो इसको अपन स्टोरेज कर सकते हैं 1 ईयर तक, यानी कि ओनली ब्लड से FFP को निकाल के 1 ईयर तक स्टोरेज किया जाता है। और जो इसका जो टेम्परेचर होता है स्टोरेज का, वो होता है -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस पे इसको अपन 1 ईयर तक स्टोरेज कर सकते हैं, और -60 डिग्री सेल्सियस पर इसको अपन 2 ईयर तक भी इसको स्टोरेज कर सकते हैं। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको स्टोरेज करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर तक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है -30 डिग्री। लेकिन अगर इसी को अपन -60 डिग्री पे अगर स्टोर करते हैं तो इसको अपन 2 ईयर तक भी स्टोरेज कर सकते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ट्रांसफ्यूजन का, वो होता है सेम 15 to 30 मिनट। क्लियर है। तो FFP को भी जो ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम है वो 15 से 30 मिनट है। 15 से 30 मिनट के अंदर आपको ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये अपना था FFP। क्लियर है। तो अपन ने वन बाय वन अपन ने क्या पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डोनेशन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट, कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं,
आरबीसी होती है, ऑल ब्लड होता है, प्लेटलेट्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होती है, क्या इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या कितने ड्यूरेशन तक इनको अपन स्टोर कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के अंदर इनको ट्रांसफ्यूजन करना है, कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है, कब तक इनको स्टोर किया जाता है। तो इन पॉइंट पे अपन